हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट बजट। दिस इज चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम योर फ्रैंक बुक। ऑलराइट क्लास, तो गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस बार इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2020-21 बैच। ऑलराइट, तो पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग को जो टॉपिक कंप्लीट करना है वो है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। नंबर 2 कवर करना है बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, लेकिन इसमें केवल दो ही टाइप्स पढ़ने हैं, यूनियन एंड स्टेट। नंबर 3 पढ़ना है कंपोनेंट्स पे इसके रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों पढ़ने हैं, और फिर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट। तो ये दोनों टॉपिक थोड़े से बड़े होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर। तो भाई गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं? हर साल गवर्नमेंट का बजट आता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास किस किस सोर्सेज से पैसा आने वाला है और गवर्नमेंट इस साल किस किस जगह पर पैसा खर्च करने वाली है, उसका पूरा एस्टिमेट बनाकर एक कॉपी में प्रेजेंट किया जाता है। दैट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। अंग्रेजी में क्या डेफिनेशन लिखी जरा देखते हैं। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। तो पहला कीवर्ड क्या हो गया? एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। दूसरा कीवर्ड क्या हो गया? एस्टिमेट्स। It is an annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. Fiscal year और financial year एक ही बात है, मतलब एक साल के लिए, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए गवर्नमेंट का कहां से पैसा आने वाला है, कहां पे गवर्नमेंट खर्च करने वाली, उसका पूरा एस्टिमेट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। क्लियर है? तो मैंने आपको कीवर्ड्स भी बता दिया। अगर ये 3 कीवर्ड्स आपके डेफिनेशन बनाएगा तो आपको डेफिनेशन सही मानी जाएगी, इररिस्पेक्टिव अगर आपने उसको अपने शब्दों में लिखा है तो भी। चलो भाई बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पर। 2 ही टाइप्स हैं बेटा, एक है हमारा यूनियन बजट और दूसरा है स्टेट बजट। बहुत सिंपल सी चीज है। यूनियन बजट ना ये रिलीज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट बजट जैसे कि नाम लिखा है ये रिलीज करता है स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, 2016 से पहले यूनियन बजट के अंदर 2 कंपोनेंट्स आया करते थे। एक होता था जनरल बजट और दूसरा हुआ करता था आपका रेलवेज बजट। 2016 से पहले ऐसा होता था। फिर हमारे अनुरुद्ध जेटली जी आ गए, उन्होंने दोनों बजट को क्लब कर दिया और एक साथ ही बजट बना दिया पूरे इंडिया का। इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन बजट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और स्टेट बजट क्या है? स्टेट बजट बोलो, यूनियन टेरिटरी बजट बोलो, ठीक है ना। दिल्ली भी स्टेट है तो दिल्ली भी अपने जो भी स्टेट्स हैं वो अपनी खुद का बजट भी बनाती हैं कि हम कहां से पैसा आने वाला है और हम कहां पे पैसा खर्चा करने वाले हैं, उसे बोलते हैं स्टेट बजट। इससे ज्यादा इस टाइप के अंदर आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से यहां तक नोट करो। बढ़ते हैं कंपोनेंट्स पर, और कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से नोट करते हैं। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं माइंड मैप के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए भाई, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट 2 तरह से हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है रेवेन्यू बजट क्या होता है, और एक पढ़ना है बेटा कैपिटल बजट क्या होता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू और कैपिटल जितने बच्चे भी कॉमर्स के हैं उनको बहुत इजीली पता होगा, और जितने बच्चे ह्यूमैनिटीज या किसी साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनको इजीली पता नहीं होगा। रेवेन्यू मतलब होता है रेकरिंग चीजें, कैपिटल मतलब होता है नॉन रेकरिंग चीजें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरा नाम शुभम जगदीश है और मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो मेरी नॉर्मल रेकरिंग रेवेन्यू इनकम कहां से होगी? रेवेन्यू इनकम होगी बच्चों की फीस से, ठीक है। तो बच्चों की फीस से मिलने वाला पैसा मेरे लिए रेवेन्यू इन नेचर होगा। और जो हमारे तो मैंने कोई अपनी जमीन बेच दी और वहां से मेरे को पैसा मिल गया, वो कभी कभी इवेंट हुआ, उस वहां से अगर पैसा आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल नेचर का पैसा। क्लियर है नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही? तो भाई रेवेन्यू बजट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बेटा। सॉरी, रेवेन्यू बजट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नंबर 2 इज क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? वो सारे सोर्सेस जिनसे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो या कोई एसेट कम हो, उसे बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब वो सोर्सेस जिनके होने से ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है ना ही मेरा कोई एसेट कम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसी का कॉन्वर्स देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? वो रिसिप्ट्स या तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करती हूं या कोई एसेट को कम करती हूं, उसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा जिससे ना तो कोई एसेट बने ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो। Neither creates any asset nor causes a reduction in liability is known as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा या तो जिससे कोई एक एसेट क्रिएट हो या कोई लाइबिलिटी कम हो, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई रेवेन्यू बजट के दो पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट के दो पार्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास किन किन सोर्सेज से पैसा आता है। तो गवर्नमेंट के पास दो सोर्सेज हैं प्राइमरीली। नंबर वन इज टैक्स एंड नंबर टू इज नॉन टैक्स। तो टैक्स रेवेन्यू या तो टैक्स से पैसा कलेक्ट होता है या तो नॉन टैक्सेस सोर्सेज से पैसा कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास। तो टैक्सेस किस तरह के हैं भाई? हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं वैसे तो यहां पे क्लासिफाई किया है इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं टैक्सेस के। तो ये टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। और नॉन टैक्सेस सोर्सेस क्या है गवर्नमेंट के पास? इंटरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, किसी और कंट्री को मान लो लोन दिया होगा, तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी। नंबर टू प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट के कुछ एंटरप्राइज हैं, गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को पैसा कमा के दे रहे होंगे, जैसे ओएनजीसी, रेलवे, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तीसरा है फीस एंड फाइन्स। गवर्नमेंट फीस कलेक्ट करती है, पेनल्टीज कलेक्ट करती है, फाइन्स कलेक्ट करती है, उससे भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। फीस एंड फाइन्स जैसे कि मान लेते हैं आपने गन ली, उसका लाइसेंस फीस देते हो, ड्राइविंग लाइसेंस का फीस देते हो, तो वो सारी चीजें, और आप चालान फेक करते हो तो वो आपकी पेनल्टीज या फाइन्स में आता है। और नंबर थ्री इज ग्रांट्स एंड डोनेशंस। गवर्नमेंट को कई सारे सोर्सेज से गवर्नमेंट को कई सारे सोर्सेज से ग्रांट्स मिलती है, कई सारे सोर्सेज से डोनेशंस भी मिलती है, वो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के क्या दो सोर्सेज हुए? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के क्या सोर्सेज होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स के बेसिकली बेटा तीन सोर्सेज हैं। एक तो बोरोइंग्स। अब देखो आप बोरोइंग सोचो और ये डेफिनेशन सोचो, देखो एकदम मैच करेगी। बोरोइंग करोगे तो क्या होगा? या तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए या कोई एसेट कम होना चाहिए। तो जैसे ही आपने उधार लिया वैसे ही आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। इसका मतलब ये कौन से नेचर का रिसिप्ट होगा? कैपिटल नेचर का। ठीक है ना। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब आपने किसी को लोन दिया था, वो अब आप रिकवर कर रहे हो, उससे आपका एसेट कम हो जाएंगे। ठीक है। नंबर थ्री है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। जैसे आज की डेट में बहुत सारे सेक्टर्स बेचे जा रहे हैं भाई, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। इस सोर्स से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो दोनों सोर्सेस पता चल गए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के सोर्सेस पता चल गए, टैक्स और नॉन टैक्स, और आपको कैपिटल रिसिप्ट्स के भी सोर्सेस पता चल गए, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं गवर्नमेंट पैसा खर्चा कहां करती है। तो अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कोई एसेट क्रिएट ना करे या लाइबिलिटी भी कम ना हो। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं? जनरली इसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा करती है और नॉन डेवलपमेंट पे। गवर्नमेंट अगर किसी को पेंशन दे रही है, सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट डिफेंस पे पैसा खर्च कर रही है, हेल्थ सर्विस पे पैसा खर्च कर रही है, सैनिटेशन पे पैसा खर्च कर रही है, तो ये सारे जो पैसा खर्च कर रही है वो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। बिकॉज इससे ना ही कोई हमारा एसेट बन रहा है और ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। वेरस अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? या तो कोई एसेट बन जाए या कोई लाइबिलिटी हमारी कम हो जाए। जैसे कि क्या? जनरली इसके अंदर दो तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर जो कि 5 ईयर प्लान में होते हैं और नॉन प्लान जो 5 ईयर प्लान में नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि मेट्रो बनाएंगे, तो मेट्रो बनाने से गवर्नमेंट पूरी कंट्री के पास एक एसेट क्रिएट हो गया। गवर्नमेंट ने बोला ब्रिजेस बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, स्कूल्स खोलेंगे, वॉशरूम्स बनाएंगे, ये सारे क्या हो रहे हैं? उनके प्लान एक्सपेंडिचर हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जैसे कि भाई कोरोना आ गया, कोविड आ गया, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है, फ्लड्स आ गया, उसके चक्कर में गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो वो सारे आ जाएंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो भाई आपको डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, प्लान और नॉन प्लान को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सारे कंपोनेंट्स मैंने यहां पे कवर करने की कोशिश की है। जो अगला टॉपिक है वो डेफिसिट के बारे में है, 100% पेपर में आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। यहां तक नोट कर लिए, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? वो बजट जहां पर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर हो, मतलब जितनी कमाई उतना ही खर्चा हो, तो उसे बोलते हैं बैलेंस बजट। अगर ऐसी सिचुएशन है किसी कंट्री में तो वो अच्छी सिचुएशन मानी जाएगी। दूसरी है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है
एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट्स, जहां पर खर्चे ज्यादा है कमाई कम है उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। ये एक एडवर्स सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए। और तीसरी है सरप्लस बजट, जो सबसे अच्छी सिचुएशन होती है, मतलब यहां पर कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है। रिसिप्ट इज मोर देन एक्सपेंडिचर, ऐसा जनरली डेवलप्ड नेशंस के साथ ही होता है बेटा। अब भाई क्योंकि ये एडवर्स सिचुएशन है और हमारी कंट्री भी डेफिसिट बजट का ही हिस्सा है, तो भाई देखते हैं ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। पहला जो डेफिसिट पढ़ना है उसका नाम है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फॉर्मूला क्या है इसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, मैं इस वीडियो के पहले पार्ट में आपको समझा भी चुका हूं। आगे देखते हैं कि अगर मान लेते किसी भी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट है तो वहां पर क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगी। पहला, इट मींस दैट रिसोर्सेज हैव टू बी बोरोड फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू मीट एक्सेस expenditure of the government. This has adverse effect on economic growth. मान लेते हैं एक हमारी इंडिया में ही कोई एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या कोई एक सेक्टर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट में है, और एक कोई सेक्टर है यहां जहां पर पैसे नहीं है, बिल्कुल भी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, जो अच्छा डिपार्टमेंट चल रहा है ना, जो अच्छा काम कर रहा है, वहां से पैसे विड्रॉ करने लगेगी, सो दैट वो अपना जो डिफरेंस है, अपना जो गैप है, पैसों की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है, उसको पूरा कर सके। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इससे प्रॉब्लम ये आती है कि वो डिपार्टमेंट जो अच्छा चल रहा था वो भी वीक हो जाता है। क्लियर है? तो फिर से पढ़ते हैं। इट मींस दैट रिसोर्सेज हैव टू बी बोरोड फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जरूर लिखना, कीवर्ड है ये, टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन है बेटा, सेकंड इंप्लीकेशन है, हायर बोरोइंग्स पुट प्रेशर on revenue expenditure in the form of interest payment. This will increase undue burden on future generation. भाई अभी क्या है ना, मेरे पास, कंट्री के पास या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उधार ले रही है। अब उधार लेती जा रही है, तो उस पे फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो जो आपके कमाई के संसाधन, कमाई के सोर्सेज हैं, वो कम होते चले जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बर्डन बढ़ता चला जाएगा। यही लिखा है यहां पर, हायर बोरोइंग्स पुट प्रेशर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। दिस विल इंक्रीज अनड्यू बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। आपने कई बार सुना भी होगा कि भारत के ऊपर इतना कर्जा है कि हर एक नागरिक के ऊपर एक अमाउंट का कर्जा है। ठीक है, तो वही वाली बात आ रही है कि अगर गवर्नमेंट उधार लेती जाएगी, बाहर की कंट्री से लोन लेती जाएगी, तो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भी अनड्यू ये बर्डन आएगा। इसका सेकंड इंप्लीकेशन है। थर्ड इंप्लीकेशन ये है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत टाइम से ज्यादा के लिए रहता है तो वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है, जैसा आज की डेट में हमारी कंट्री में हो रही है। 6.8 पहुंच चुकी है हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट। आगे बढ़ते हैं और अगली जो डेफिसिट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? टोटल जितना भी खर्चा किया सरकार ने, उसमें से मैंने सारी कमाई हटा दी है, रिसिप्ट्स भी हटा दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स भी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यहां पर हमको इंटरेस्ट बर्डन, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना है फिस्कल डेफिसिट के अंदर। मतलब वो पैसा जो सरकार ने लोन ले रखा था, लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वो यहां पर इंक्लूड नहीं होता है फिस्कल डेफिसिट के अंदर। अच्छा, इसकी क्या इंप्लीकेशन है, जरा ये भी देखते हैं। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच government is living beyond their means. Large fiscal deficit means large borrowings. मतलब ये क्या है? आमदनी ठंडी खर्चा रुपया। भैया ये फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास कितने रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट कितना ज्यादा बोरोइंग कर रही है। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतना ही ज्यादा बोरोइंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट मींस गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट दिस डेफिसिट। इस कमी को भी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ रहा है। मैं बोलूं मेरी जेब में 10 करोड़ रुपए कम है, तो मैं ये 10 करोड़ को पूरा करने के लिए 10 करोड़ का लोन ले लूं। वाह, क्या बात हो रही है, समझ रहे हो आप? तो इट मींस गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट दिस डेफिसिट। This increases future liability of the government in the form of interest payment. This is also known as debt trap. अब भाई मैं बोल रहा हूं मेरे भाई खर्चे बहुत हैं, मेरी इनकम मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, मेरे खर्चे हर महीने के क्या है 5 लाख रुपए हैं, मेरे को कमी कितने की हो रही है 4 लाख रुपए की। ऐसा करता हूं ये 4 लाख पूरा करने के लिए ना और उधार ले लेता हूं।
तो क्या ये सच चीज है? ये क्या अच्छी चीज है? क्या इससे बच पाओगे? अब क्या हो जाएगा, अब फ्यूचर में आपको डेट ट्रैप में फंसते जाओगे। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। अभी इंडिया की हालत उतनी खराब है भाई साहब कि लोन को चुकाने के लिए लोन नहीं ले रहे हैं हम। असलियत बात बताएं आपको तो इंटरेस्ट को चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं। प्रिंसिपल की तो बात ही छोड़ो, हमारी कंट्री के ऊपर इतना इंटरेस्ट बर्डन है कि इंटरेस्ट बर्डन को चुकाने के लिए हम लोग लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं, डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट भी हाई है। और अगर किसी भी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करता है, सस्टेन करता है, तो वहां पर भी इन्फ्लेशन होने लगता है। यहां पे पॉइंट नहीं लिखा, ये वाला पॉइंट ही कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट मींस लार्ज इन्फ्लेशन। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अब जो तीसरी पॉइंट पर आ रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बैरोमीटर है, बिल्कुल तुरंत बता देगा भाई कंडीशन क्या है कंट्री की। प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब भाई समझो इसके इंप्लीकेशन क्या है। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द रियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस एज इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब अब चलो मान लिया, गवर्नमेंट बोल रही है, रोती रहती है हर समय कि भाई ये तो नेहरू जी ने लोन लिए थे, उसके चक्कर में मैं परेशान हूं। मान लेते ठीक है, तो हमने बीइंग अ यूथ मैंने पूछा चलो ठीक है सारा इंटरेस्ट बर्डन हटा दो, अब बताओ कितना पैसा उधार ले रहे हो? भाई आपको देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, कितना कमा रहे हो माइनस कितना खर्चा कर रहे हो, यही होती है नॉर्मल सी फिलॉसफी। लेकिन अभी अगर हमने इंटरेस्ट बर्डन भी हटा दिया, अगर कंट्री बोले या कोई फाइनेंस मिनिस्टर बोले हमारी कंट्री का कि भाई साहब हमारे ऊपर बर्डन बहुत है इंटरेस्ट पेमेंट का, और मैं बोल दूं उनसे कि ठीक है भाई साहब इंटरेस्ट बर्डन बहुत है, इंटरेस्ट बर्डन को हटा के बताओ कितना पैसा बाहर से उधार ले रहे हो, तो वो आपको किसी भी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर बताता है। तो प्राइमरी डेफिसिट ट्रू पिक्चर बताता है। इसमें क्या लिखा है? इट शोज हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंसेस other than its interest burden on loan taken in the past। ठीक है भाई, ये प्राइमरी डेफिसिट आपको एक्चुअल पिक्चर बताती है कि गवर्नमेंट कितना लोन ले रही है अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, ना कि आपको इंटरेस्ट को चुकाने के लिए या लोन चुकाने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा रियल पिक्चर बताता है। तो भाई यहां पर अब आपका खत्म होता है गवर्नमेंट बजट का चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आजकल आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो न्यूज चैनल से। तो भाई ये पढ़ो, अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इंस्टाग्राम का अपना लिंक भी दे रखा है, वहां पर जा सकते हैं और वहां पर आपको नोट्स भी अवेलेबल करा रहा हूं मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑनलाइन क्लास जिनको भी लाइव क्लासेस पढ़नी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। दे कैन टेक द लाइव क्लासेस, बट लाइव क्लासेस आर पेड। ऑनलाइन क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। थैंक यू।